हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 306 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 307 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, वर्तमान में भारत को खाड़ी देशों के साथ न केवल व्यापारिक बल्कि मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के लिए खाड़ी देशों के महत्व की चर्चा करते हुए बताएं कि भविष्य में इस क्षेत्र में किस प्रकार अवसर की तलाश कर संबंधों को और सशक्त बनाया जा सकता है। 250 शब्दों में आपने लिखा है, वर्तमान में भारत खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध बना रहा है। भारत का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाड़ी देशों के साथ आंतरिक संबंधों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। एक काम किया करिए, जब भी अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग में। जैसे आप लोगों का आंसर जब हम पढ़ते हैं ना, तो कई बार कई सारे बच्चों की दिक्कत होती है, सर आप आंसर पढ़ते रहते हो तो फिर उतना स्किप करना पड़ता है। तो अब हम जो ही पढ़ते जाएंगे, जहाँ पे वो लाइन खराब होगी हम उसको तुरंत वहीं बता देंगे, इसको आपको हटा देना है। ठीक है, मतलब पढ़ना और साथ में उसको चेक करना, ये चीज़ हमने नया प्रोसेस शुरू किया है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ये लाइन नहीं लिखेंगे, कभी भी क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इससे आपके 25 से 30 वर्ड चले गए, समझ गए। आपको डायरेक्ट आंसर में ही उतरना है। चलिए फिर बात आती है महत्व। आपने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल सकता है, जो भारत के लिए सकारात्मक परिणाम हो सकता है। इसके निम्न ये ली हटा दीजिए, मुझे बड़ा वो होता है, दिक्कत होती है। ठीक है, और ये कंप्यूटर वाली शब्दावली है, यहाँ पे पॉइंट लगाया करिए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की सुगमता आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खाड़ी देशों का सहयोग मिल सकता है। तेल के आयात निर्यात में सुलभता आ सकती है, जैसे ईरान, सऊदी अरब। बहुमूल्य वस्तुओं का आयात निर्यात सरल किया जा सकता है। सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। खाड़ी देशों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जोड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। भविष्य में किसी सांस्कृतिक कार्यों को या किसी विशेष समुदाय जो भारत और खाड़ी देशों दोनों में निवास करता है, यदि उसे अपमानित किया जा रहा है तो भारत और खाड़ी देश मिलकर इसका विरोध कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका में गठित अश्वेत विद्रोह चर्चा में रहा, जो रंग भेद को उजागर कर सकता है। ऐसे सारे खाड़ी देश जो अश्वेत व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, भारत और खाड़ी देशों से मिलकर इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रयास में भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती मिल सकती है तथा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मामले में बहुमत प्राप्त हो सकता है। देखिए, ऐसे आंसर नहीं लिखना है, मैंने तो इसका आपको फ्रेम भी दिया है। तर्क दीजिए, तथ्य दीजिए, तब ये आंसर सही होता है। सिंपल सी बात है। देखो यूपीएससी में क्या है ना, कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहानियां नहीं चलती हैं, उसमें आपको तथ्य देने पड़ेंगे। जैसे इसमें कहानियों में, इसमें तथ्य क्या मांग रहा है आपसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत की खाड़ी देशों के साथ न केवल व्यापारिक बल्कि मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पहले तो आप बता दो कि व्यापारिक संबंध किस तरीके से मजबूत है, यानी कि कितने बिलियन ट्रेड होता है डॉलर का, वो बताइए। ठीक है, सांस्कृतिक में बताइए क्या सांस्कृतिक कल्चर है, वहाँ के कल्चर, हमारे यहाँ की मूवीज़ कैसे वहाँ पे देखी जाती हैं। राजनीतिक संबंधों को बताइए तो कैसे इंडिया वहाँ पे चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है, डेलाराम कहते हैं हाईवे को, नेटवर्क को वहाँ पे बना रहा है। मिडिल ईस्ट एशिया में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। रसिया के साथ में मिलकर मध्य एशिया से दक्षिण मार्ग बना रहा है अफ्रीका के लिए। ये सारी बातें आपको बतानी है। कैसे हमारी अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ईरान में किस तरीके से हम वहाँ पे गैस में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सऊदी अरब की किस तरीके से विजन 2030 के अंतर्गत इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाए जा रहे हैं। ये बातें आपको बतानी है उत्तर में, यही तो पूछ रहा है आपसे। देखो यूपीएससी की खास बात है, वो कहती है कि आप हमें कहानियाँ मत सुनाइए, कहानियाँ हमको बहुत आती हैं। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी एक तथ्य नहीं दिया है, बस ये अमेरिका का तथ्य दे दिया, ये तो थोड़ा ना आपसे पूछा था। तो आपको ये तथ्यों से बचना। और फिर एक बात बताइए, जब हम आपको ऑलरेडी फ्रेम देते हैं तो आप सिर्फ प्रश्न ही क्यों देखते हैं? भाई मेरा भी फ्रेम देख लिया करो, हम गलत तो देंगे नहीं। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं और आप लोग उसे बिल्कुल अवॉइड ही कर देते हैं, ऐसा मत करिए। मतलब आपके भले के लिए है, हम किसी और के लिए थोड़ा ना बनाते हैं कोई फ्रेम। हमें आपकी चिंता है, आपकी तैयारी के लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं हर चीज़, हर एक मटेरियल। और हैंड रिटन देते हैं, टाइप करके दें तो आप कह सकते हो कि हाँ मास्टर आप तो कहीं से कॉपी पेस्ट किए होंगे। हम तो आपको रिटन में लिख के देते हैं ना, रिटन में तो मेहनत लगती है, आप भी देखते हो।
भाई जितने आंसर आप लिखते हो उससे 10 गुना तो हम ज़्यादा लिखते ही हैं, चेक भी उससे 10 गुना ही ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा आप सुधारिए कि आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब बिल्कुल भी आप मेरे तथ्य और तर्क को अवॉइड कर दें, क्योंकि हम जो तथ्य और तर्क देते हैं वो कई सारे एडिटोरियल का मिक्सअप होता है, अपडेट होता है, और वो वास्तव में प्रश्न की मांग के अनुकूल होता है। ऐसे आपका ये उत्तर पूरा प्रश्न की मांग के प्रतिकूल है। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा कि किस प्रकार भविष्य में, तो भविष्य में कई सारी चीज़ों पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा, एग्रीकल्चर पे चाहिए, एजुकेशन पे चाहिए, ठीक है, इंडिया जो रिन्यूएबल एनर्जी उस पर करेगा। अभी तो इंडिया क्या डिपेंड है, अभी तो इनके परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पे डिपेंड है, तेल पे, पेट्रोल पे। अभी इंडिया चाह रहा गैस पे इन्वेस्टमेंट हो, नए नए रिसोर्सेज बने, पवन ऊर्जा, अपतटीय ऊर्जा की जाए, क्लियर। साथ ही सोलर अलायंस में लोगों को पार्टिसिपेट कराया जाए। तो इन चीज़ों में भी एनर्जी के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं इंडिया जिस पे इन्वेस्ट करवाना चाहता है, तो आप ये बातें बताएंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी फ्रेम दे रखा है, तो उसको देख कर लिखें, और अगर आपके पास उससे भी अच्छा फ्रेम हो तो वो भी देख कर लिखा करें। मेरा कहने का मतलब हम तो आपको देते हैं इसलिए कि आप इतना सोच ही सकते हैं, इसके अलावा अगर आप सोचते हैं तो आप तो माइंड ब्लोइंग पर्सन हैं फिर तो, ठीक है। तो इस उत्तर को थोड़ा वहाँ से सही करें, चेक करें, बच्चों के आंसर देखें, उस फ्रेम को देखें, तभी ये सही होगा। नहीं तो ये यूपीएससी के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं सही है। मतलब आप किसी से भी चेक करा लेंगे तो ये होगा, अगर किसी ने कह दिया है कि हाँ बहुत सही आंसर आपने लिखा है, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो आपको भावना में लेना चाहता है, और या तो वो आपको अवॉइड करना चाहता है, या उसे खुद ही तथ्य तर्क नहीं पता होते हैं, ठीक है। बाकी ये ऐसा आंसर नहीं लिखना है आपको, आंसर में तथ्य होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, मैप होना चाहिए। ये आंसर ऐसे होते हैं ना जिसपे आपको मैप में क्वेश्चन मिलेगा, आप यहाँ पे बता दीजिए मिडिल ईस्ट। सोचो अगर आपने यहाँ पे बता दिया ऐसे कि साहब ये हमारा चाबहार पोर्ट है, यहाँ पे ये पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे फिर रेड सी है, ठीक है, कितना अच्छा रहेगा कि एग्जामिनर को लगेगा अरे वाह आपने तो बड़ा अच्छा लिख दिया। और डायग्राम से दर्शा दो, तापी परियोजना दर्शा दो, ठीक है, चाबहार पोर्ट दर्शा दो, यहीं पे लिख दो राजनीतिक या सामरिक महत्वपूर्ण लोकेशन, यहीं पे ओमान के बारे में आप बता दो कि साहब यहाँ पे दुकम पोर्ट है जो, है ना। इससे बहुत बेहतरीन आंसर होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में आपके उत्तर में क्या दिक्कत है और किस तरीके से इसे हमें सही करना है। धीरे धीरे आप लिखिए, देखिए आप लिखते अच्छा हो, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, मतलब कुछ चीज़ों पे तो मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपका लिखने का प्रोसेस अच्छा है, बस ये अब उसके अंदर कंटेंट अच्छा डालना। आपके पास बर्तन अच्छे हैं, बनाने का आइडिया भी अच्छा है, लेकिन उसे डेकोरेट करिए थोड़ा सा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।